चलिए पॉलिटिकल साइंस की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में स्वागत है सभी का। चलो क्वेश्चन लिखो। आपातकाल के समय कौन सा मौलिक अधिकार लागू रहता है? आपातकाल के समय कौन सा मौलिक अधिकार लागू रहता है? अनुच्छेद 20 और 21। अनुच्छेद 20 और 21 जो है वो लागू रहता है, पता है, वो कभी सस्पेंड नहीं होता है। इवन की इमरजेंसी के समय भी, जब नेशनल इमरजेंसी जो लगती है आर्टिकल 352 के तहत, इसमें भी क्या होता है, नहीं, इसमें भी क्या होता है, आपातकाल के दौरान क्वेश्चन समझ आया, कौन सा अनुच्छेद है जो लागू रहता है, कौन सा मौलिक अधिकार लागू होता है? अनुच्छेद 20 और 21। इसमें क्या है? जीवन जीने का अधिकार। जीवन जीने का अधिकार तो आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 20 क्या है? जीवन जीने का अधिकार किस में है? 21 में। आर्टिकल 20 में क्या है बताइए? आर्टिकल 20 में है गिरफ्तारी से बचने का संरक्षण। समझे क्या बोला? गिरफ्तारी से बचने का संरक्षण किस में है? अनुच्छेद 20 में। मतलब तो वहां लिख लो, अनुच्छेद 20 लिख लीजिए क्या है। लिखिए, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। चलो, दोष सिद्धि के संबंध में क्या होगा? संरक्षण। वो क्या होगा? आर्टिकल किस में होगा? 20 में। ऐसा समझे? आर्टिकल किस में आएगा बाबू? 20 में। इसमें कहा गया है, देखिए, आर्टिकल 20 समझो। आर्टिकल 20 में 3 पार्ट है। कितने पार्ट है? 3 प्रकार की सुरक्षा देता है। एक है आर्टिकल 20 1, आर्टिकल 20 2, आर्टिकल 20 3। तीनों को समझिए बढ़िया से, ध्यान सुनिए। तो जब इमरजेंसी लगती है ना, जब क्या लगती है? इमरजेंसी। किस राष्ट्रीय इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल किस आर्टिकल में लगता है? पढ़ाए थे 352, 352 में। 356 में स्टेट इमरजेंसी, 360 में वित्तीय आपातकाल, पता है ना? 352 में क्या होगा? नेशनल इमरजेंसी। 356 में स्टेट इमरजेंसी। 360 में वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल अभी तक लागू एक बार भी नहीं लागू हुआ है, समझे? नेशनल इमरजेंसी 3 बार लागू हुआ है। कब कब बताओ? नेशनल इमरजेंसी 3 बार लागू हुआ। कब कब? 1975 में तो तीसरा बार लागू हुआ। पहला बार कब लागू हुआ? 1961 में, 1971 में, 1975 में। 61 71 75 कब कब हुआ था? 3 बार लगा है नेशनल इमरजेंसी। कब कब? 61 में, 71 में, और कब? इन सब में क्या लगा है? नेशनल इमरजेंसी। समझे? तो लिख लो। अच्छा, पहले अभी क्या, रुको रुको, सिस्टम से लिखाते हैं। अभी क्या लिखा रहे हैं? अनुच्छेद 20 में क्या बोले थे, क्या नहीं अति होता है? हाँ, दो सिद्धि के संबंध में। अनुच्छेद 20 और 21 सस्पेंड नहीं होता है। चलो, 20 का 3 पार्ट है। कितना पार्ट है? 3। चलो लिख लो, 20 का 3। इसमें 3 प्रकार की सुरक्षा मिलती है। चलो पहला लिखो, फर्स्ट लिखिए, एक्स फैक्टो, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। लिखो ई एक्स, एक्स पोस्ट, POST पोस्ट फैक्टो लॉ। अनुच्छेद 20 1 लिखो। अनुच्छेद 20 1 लिखो, क्या होता है? एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। ठीक है? क्या बोले? एक ही क्या होता, देखो ध्यान दो। किसी भी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने अपराध करते समय
लागू किसी कानून का उल्लंघन न किया हो। समझे? ध्यान दो, इसका मतलब समझाते हैं। अगर मतलब कोनो व्यक्ति को हम मतलब तब तक जेल में नहीं डाल सकते हैं जब तक अपराध कर रहा है, तो उस समय कानून लागू होना चाहिए। अब नहीं किया, मान लो कि आज क्या तारीख है, 24 महीना बताओ, जुलाई 2026। आज हम क्राइम किए हैं, हाँ, और आज क्राइम किए हैं मान लो, और कल को कोई बोले कि चोरी करने में फांसी हो जाएगा, कल मान लो कि सपोज करो कि अगस्त में मोदी जी बना दे नियम कि चोरी करने में फांसी, चोरी करने पे क्या, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे अभी फांसी हो जाएगा, अभी नहीं होगा, जब नियम लागू होगा तभी चलेगा। समझ आया क्या? जब नियम लागू होगा तभी क्या होगा, यही है एक्स फैक्टो लॉ। देखो सिंपल समझो, समझिए इसको। सरकार आज कोई नया कानून बनाकर आपको द्वारा अतीत भूतकाल में किए गए किसी कार्य को अपराध घोषित नहीं कर सकती है। नहीं समझे बात? नहीं समझे बात? हमने आज चोरी किया, मान लो कि हमने चोरी किया जनवरी में किए, हम जनवरी में क्या किए, उस समय चोरी का मतलब सजा था 6 महीना, मान लो आज मोदी को मूड सन के संसद भवन में बिल पारित करवा दे कि चोरी पर फांसी। इसका मतलब ये नहीं कि हम जनवरी में चोरी किए तो आज हमको फांसी मिल जाएगा। समझे बात क्या? तो जो जनवरी में चोरी किए, तो जनवरी में जब चोरी किए तो नियम क्या था, उस समय 6 महीने का नियम, तो हमको 6 महीने ही जेल होगा। ये नहीं कि आज अगर मोदी बोले कि तुम चोरी किए तो तुमको फांसी हो जाएगा, तो वो नियम लागू नहीं होगा। क्या बोले? बोलो बताओ, तुम बताओ। तभी आज लागू है, तो आज हम पे लगेगा, तो पहले अगर कोई किया है ऐसा, उस पर लागू नहीं होगा। यही है, इसे बोलते हैं पोस्ट फैक्टो लॉ। क्या बोलते हैं जी? एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, इसे ही कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। आर्टिकल 20(1) बढ़िया समझो, पूरा फुल्ली डिटेल में इतना बढ़िया सिखा देंगे कि वकील बन जाओगे। ध्यान दो धर्म, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ समझ आया? इसको लिखिए, 20(1) लिखिए। सरकार आज कोई नया कानून बनाकर आपको, सरकार आज कोई नया कानून आप बनाकर आपके द्वारा भूतकाल में किए गए किसी सामान्य कार्य के लिए, भूतकाल में किए गए किसी सामान्य कार्य को अपराध घोषित नहीं कर सकती है। समझे? कोई दिक्कत? समझे? सरकार आज कोई नया कानून बनाकर आपके द्वारा भूतकाल में किए गए किसी सामान्य कार्य को अपराध घोषित नहीं कर सकती है, और न ही अपराध के समय तय सजा में, अपराध के समय तय सजा से अधिक सजा दे सकती है, और न ही अपराध के समय तय सजा से, अपराध के समय तय सजा से अधिक सजा दे सकती है। ठीक है, ये नियम होता है, यही कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। ये अनुच्छेद किस में है बाबू? 20 में है। ऐ सिंपल समझ आया? क्या समझे बताओ, यू टेल मी, बताइए। हाँ, फ्यूचर में कानून बनेगा तो अच्छा, मान लो आज अगर चोरी की सजा 5 साल है, मान लो कितना साल है, तो हमको 5 साल मिलेगा चोरी की सजा। अगर मोदी को, अगर मान लो पार्लियामेंट उसमें अमेंड करती है, संशोधन करती है, और चोरी की सजा कल को 2 महीना बाद 15 साल कर दे, तो हमको 15 साल जेल नहीं होगा, हमको कितना साल जेल होगा? 5 साल जेल होगा। ये नहीं कि 5 साल जेल हुआ तो 10 साल और तुम रहोगे, ऐसा नहीं होगा। समझे? इसे बोलते एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, ई एक्स एक्स पोस्ट, पोस्ट फैक्टो लॉ, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। क्या बोलेंगे इसको?
समझ आया? क्या लिखे, पढ़ो तो उसका, पढ़ो, रीड कीजिए। किसी भी व्यक्ति को, मतलब क्या बोले, पढ़ो पढ़ो, टेल, पढ़ो ना, पढ़ो ना यू। हाँ, तो नए कानून का दर्शा नहीं दे सकती है, ये क्या है, एक्स फैक्टो लॉ। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अब लिखिए, सेकेंड लिखो, अनुच्छेद 20(2), 20(2) लिखो, 20(2), 20(2) लिखा, या 20(b) लिखिए, 20(2), चलिए लिखिए, इसको लिखो, हिंदी में लिखो पहले, दोहरे दंड से मुक्ति। इसको लिखो, दोहरे दंड से मुक्ति, दोहरे दंड से मुक्ति, दोहरे दंड से मुक्ति, इसका हिंदी लिखो, इसको लिखो डबल जियोपार्डी, डबल जियोपार्डी, डबल जियोपार्डी, क्या लिखा, डबल जियोपार्डी। क्या बोलेंगे बाबू, डबल जियोपार्डी, देखो क्या होता है, समझिए थोड़ा सा, देखिए, हाँ जानते हो ये क्या होता है डबल जियोपार्डी, बताओ, DOUBL, डबल जियोपार्डी, JEOPARDY, डबल जियोपार्डी, ये क्या होता है, कोई बताएंगे, टेल मी एनीवन। देखिए, मतलब हो, ले जाओ ले जाओ इसको, ले जाओ, देखो, अगरबत्ती ले दियो, डबल जियोपार्डी मतलब बोले एक गो अपराध के लिए दो बेर दंड नहीं हेते, एगो अपराध हम करेंगे तो दंड क्या गो होगा, एगो, दो गो दंड नहीं होगा, समझे, इसका मतलब यदि किसी व्यक्ति के को एक अपराध के लिए एक बार अलग सजा दे चुकी है, दोबारा उसको सजा नहीं, दोबारा जेल नहीं मिलेगा। अगर हम एक बार जेल गए, जेल से छूट गए, तो ये नहीं कि तुम फिर जेल जाओ फिर छूटो, समझे बात, समझे बात। अगर मैंने कोई क्राइम किया, ध्यान सुनो, तो हमको अगर 5 महीने का जेल हुआ या 6 महीना जेल, तो हम 6 महीना जेल से आकर आ जाएंगे वापस, दोबारा नहीं जाएंगे 6 महीना के लिए फिर से कि जाओ फिर जाओ जेल। हाँ, फिर चोरी करेंगे तो फिर जाएंगे जेल। क्या बोले, एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं मिलेगा, सिंपल समझ आया, ये होता है डबल जियोपार्डी। क्या बोले, लिखिए, एक ही अपराध के लिए 2 बार जेल नहीं मिलेगा, एक ही अपराध के लिए 2 बार जेल नहीं मिलेगा, एक ही अपराध के लिए 2 बार जेल नहीं मिलेगा, ये होता डबल जियोपार्डी। एक ही अपराध के लिए 2 बार जेल नहीं मिलेगा बच्चों, ठीक है, देखिए, कोई दिक्कत, जेल या सजा नहीं मिल सकता है, जेल या सजा नहीं मिलेगा एक ही अपराध के लिए। चलिए आगे बढ़े, थर्ड लिखो, अनुच्छेद 20(3) लिखो, स्वयं के विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण, स्वयं के विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण, स्वयं के विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण, स्वयं के विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण। देखिए ये क्या होता है, देखो, मतलब क्या हुआ, मान लो पुलिस हमको ले गई कोर्ट में, पुलिस हमको पकड़ के ले गई, मुंह हाथ में बड़ा मुंह तो फोड़ दिया हमको, बड़ी मार मारा, और कहा कि अपना जुर्म कबूल कर लो, तो नहीं कर सकते हैं ऐसे जुर्म कबूल, और हम कोर्ट में कह देंगे हमको पुलिस मारा है, तो पुलिस की ऐसी तैसी हो जाएगी, समझे। हम बोले कि हमको बोला गया है कि तुम इस जुर्म कबूल करो तो तुमको बड़ी मार मारेंगे, तुम्हारे परिवार को भी मर्डर कर देंगे, तुम लोग जेल में रहोगे, परिवार को बाहर में टपका देंगे, जुर्म कबूल कर, अपन 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 जुर्म के लिए से करे, कबूल करो, तो ऐसा नहीं होता है, इसके खिलाफ इसी का नियम है, तो किसी को मार पीट कर, घसीट कर, थपिया करके आप जुर्म कबूल नहीं करवा सकते हैं,
समझे? यही नियम है 20(3). लिखो, लिखिए, पुलिस या कोई अधिकारी आपको मार पीट कर या दबाव डालकर, पुलिस या कोई अधिकारी आपको मार पीट कर या दबाव डालकर अपने ही खिलाफ जुर्म कबूल करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। पुलिस या कोई कोई अपराध अधिकारी आपको मार पीट कर या दबाव डालकर अपने ही खिलाफ जुर्म कबूल करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। ठीक है, आया समझ में? पुलिस या कोई क्या अधिकारी आपको मार पीट कर या दबाव डालकर अपने ही खिलाफ जुर्म कबूल करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। ठीक है, कोई दिक्कत? ये ध्यान रखना, कोई दिक्कत है जी? अच्छा, इसीलिए कहा जाता है कि पुलिस स्टडी में दिया गया बयान अदालत में सबूत नहीं बनता है। पुलिस का स्टडी में तुमको कई बार होता है, कई बार होता है ऐसा, फिल्म में देखते होगे कि हाँ, पुलिस ने बोले मान कर, हाँ ठीक है हम मर्डर किए हैं, हाँ हम एक्सेप्ट करते हैं। बाद में जब कोर्ट में लेके जाता है तो बोला हमको तो मार पीट के सब मुंह तो फुला दिए, देखिए माय लॉर्ड, हमको तो बोला जुर्म कबूल करो नहीं तो जेल में जाओगे। ऐसा कई बार होता है। समझ में आया जी? तो आर्टिकल 20(21) सस्पेंड नहीं होता है। चलिए बताइए, आर्टिकल 20 का 3 पार्ट बताओ। पहला क्या है? पहला क्या? एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, मतलब अगर अतीत में कोई क्राइम किए हैं तो उस टाइम पर जो नियम था उसी के आधार पर हमको क्या होगा, ये नहीं कि फ्यूचर वाला कानून हम पे लग जाएगा। दूसरा क्या बताया? हाँ, जब डबल जियोपार्डी, दोहरे दंड से मुक्ति, मतलब एक ही सजा के लिए 2 बार हमको जेल नहीं मिलेगा, एक ही अपराध के लिए 2 बार हमको सजा या जेल नहीं मिलेगा। तीसरा क्या बताया जी? स्वयं के विरुद्ध गवाही संरक्षण, मतलब तुम पुलिस कई बार, पुलिस जो है आपको मजबूर नहीं कर सकती कि अपने खिलाफ गवाह बन जाओ, जुर्म कबूल कर लो। हाँ, कोर्ट में तुम इसके खिलाफ बोल सकते हो पुलिस के खिलाफ कि हमको पुलिस बोला है जानबूझकर कि जुर्म कबूल कर लो। क्या? आर्टिकल 20 तीनों याद रखना, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 21 क्या है? आर्टिकल 21 है प्राण एवं दैहिक, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण की अधिकार है, देह का स्वतंत्रता का अधिकार है ना? तो पर्सनल लिबर्टी जो होती है आर्टिकल किस में होती है? 21 में। आर्टिकल 20 पूरी बात समझो, आर्टिकल 20 और 21 सस्पेंड होता है? नहीं होता है। कोई भी इमरजेंसी लगे 20-21 सस्पेंड नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, लोकसभा का संसद बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी साल होनी चाहिए? 25 वर्ष। हाँ, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष लिख लो। लोकसभा के लिए शॉर्ट में लिख लो, लोकसभा के लिए 25 साल, राज्यसभा के लिए 30 साल, और विधानसभा के लिए 25 साल, विधान परिषद के लिए 30 साल। लिख लीजिए, लोकसभा संसद बनने के लिए 25 साल, राज्यसभा संसद बनने के लिए 30 साल, विधानसभा का विधायक बनने के लिए, विधानसभा का विधायक बनने के लिए 25 साल, और विधान परिषद का बनने के लिए 30 साल, और वोट डालने के लिए 18 साल, और पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 21 साल। समझे? पंचायत चुनाव लड़ने के लिए कितना साल? 21 साल। चले आगे बढ़ा जाए, चलो आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? छठी अनुसूची लिखो, किन राज्यों से संबंधित है? छठी अनुसूची किन राज्यों से रिलेटेड है? छठी अनुसूची किन राज्यों से रिलेटेड है ना? देखो किन राज्य से रिलेटेड है क्या? छठवीं 6 शेड्यूल। देखो इसका ट्रिक होता है ATM स्क्वायर। ट्रिक क्या है? ATM स्क्वायर। देखो बताते हैं, A फॉर असम, T फॉर त्रिपुरा,
एम फॉर मेघालय, एम फॉर मिजोरम। समझे? तो क्या ट्रिक है बाबू? एटीएम स्क्वायर। ट्रिक लिख लो, लिखिए, लिख लो, ट्रिक लिखो, पहले राज लिख लो। असम, ए मतलब असम, टी मतलब त्रिपुरा, एम मतलब मेघालय, मिजोरम। एम स्क्वायर मतलब एम से मेघालय, एम से मिजोरम। 6 शेड्यूल में ये सब राज्य आते हैं। कौन कौन? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। असम आता है, मेघालय आता है, मिजोरम आता है और त्रिपुरा आता है। इसे क्या कहते हैं बाबू? एटीएम स्क्वायर। क्या बोलते हैं? एटीएम स्क्वायर। तो याद करना, जब भी 6 शेड्यूल की बात आएगी, आप एक फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, एटीएम स्क्वायर। ए मतलब असम, टी मतलब त्रिपुरा, एम स्क्वायर मतलब मेघालय मिजोरम, या मिजोरम मेघालय। ठीक है? ये 6 शेड्यूल होता है। क्या होता है बाबुआ? 6 शेड्यूल। देखिए, ध्यान सुनिए, ये बहुत महत्व। अच्छा, 6 शेड्यूल क्या कार्य करता है बताओ? इधर देखिए बच्चों, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है 6 शेड्यूल। कितने मच्छर काटे चे चले। अच्छा, ये देखो क्या है, 6 शेड्यूल जो है, ये 6 राज्य जो मैंने बताया, ये कौन कौन राज्य बताया? असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया। इसमें ना एक कॉन्सेप्ट है, इसका ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाया गया है। यहाँ पर क्या बनाया गया है? ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ये क्या होता है देखो, इनको विशेष पावर दिया गया है। कौन पावर है? यहाँ पर वो अपने कल्चर को बनाने, मतलब जिंदा रखने के लिए इसका यूज करते हैं। ऐसे हमारे यहाँ ना पंचायती राज, तो पंचायती राज से बेसी पावर किसको है? इसको। यहाँ पर क्या है? ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। किसका प्रावधान है? एडीसी का प्रावधान है। एडीसी मतलब ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। इसका मतलब समझो, स्वायत्त जिला परिषद, हिंदी में बोलते हैं स्वायत्त जिला परिषद। ये क्या होता है ध्यान दो, इसके द्वारा ये जो राज्य है, ये चारों राज्य जो मैंने बताया एटीएम स्क्वायर, ये अपनी संस्कृति और भूमि का संरक्षण करते हैं, अपने कल्चर को और जमीन को बचा के रखते हैं। अपने कल्चर को और जमीन क्या करते हैं? बचा के रखते हैं। तो ये यहाँ पर ये होता है एडीसी। क्या होता है? ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। यहाँ लिख लो, इन राज्यों में एडीसी ब्रैकेट में लिखो, एडीसी को ब्रैकेट में लिखो, ऑटोनोमस स्पेलिंग लिखना है बढ़िया से, AUTONOMOUS, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, DISTRIC डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, COUNCILS काउंसिल्स, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स। इसे हिंदी में लिख लेना, स्वायत्त जिला परिषद, स्वायत्त जिला परिषद। ठीक है, समझे? स्वायत्त जिला परिषद। क्या लिखा हुआ? स्वायत्त जिला परिषद का प्रावधान है, जिसके द्वारा जनजाति लोग, देखो जिसके का प्रावधान, देखो का प्रावधान है, जिसके जो द्वारा जनजाति लोग अपनी संस्कृति और जमीन को बचा के रखते हैं, अपने संस्कृति और जमीन को बचा के रखते हैं। देखो तो अपने संस्कृति और किसको? जमीन को क्या करते हैं? बचा कर रखते हैं। यही कॉन्सेप्ट है एडीसी का, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। क्या बोलेंगे बाबा? ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का प्रोविजन। ठीक है, देखो यहाँ पर तो 4 राज्य मैंने बताया। तो एटीएम स्क्वायर क्या पढ़ा है बुआ? पूरा वीडियो समझ के रखना है। देखिए 4 राज्य बताए थे अभी, एटीएम स्क्वायर ध्यान समझो। ए मतलब टी मतलब त्रिपुरा, एम मतलब मिजोरम या मेघालय,
जो भी बोलो उसको एम स्क्वायर के लिए कोई भी नहीं, तो क्या बोलेंगे एटीएम स्क्वायर में एडीसी का कॉन्सेप्ट है। किसका कॉन्सेप्ट है? एडीसी मतलब ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, इसे हिंदी में कहते हैं स्वायत्त जिला परिषद। इसमें जो जनजाति लोग होते हैं, कौन लोग होते हैं? जो जनजाति लोग होते हैं, क्या होता है, इनका जमीन छीन लिया जाता था कई बार, तो जमीन छीन के तानाशाही होता था, समझे? ध्यान सुनिए। तो सरकार ने क्या किया, इनकी रक्षा के लिए, इनकी कल्चर को बचाने के लिए कई बार ना हम लोग इंटरफेयर कर देते थे, वहां पर उनके जंगल काट करके रोड बना देते थे, समझे? उनके जंगल क्या करते थे, काट के रोड, उनका घर खराब हो जाता था। किनका घर खराब होता था? सीधी सी बात है, जनजाति में तुम रोड बना दोगे तो कहाँ रहेंगे? उनके जंगल झोपड़ी तोड़ दोगे, वहां पर गाछ बीच काट दोगे, तो नहीं रह पाएंगे, मर जाएंगे। तो सरकार ने इसको पावर दिया, एडीसी का कॉन्सेप्ट, बोला कि तुम लोग खुद अपनी सरकार बनाओ। क्या बनाओ? अपना प्रतिनिधि बनाओगे, और वो पंचायती राज से बहुत पावरफुल होता है। जो पंचायती राज होता है ना, उसका बाप होता है वो सब, मोस्ट पावरफुल सरकार वहां पे होती है, वहां पर सरकार भी इंटरफेयर नहीं कर सकती है, समझे? तो वो लोग जो चाहेंगे वो करेंगे, समझे? तो यही है एडीसी का कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट है, क्या बोलेंगे उसको? डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। देखो सब बढ़िया कॉन्सेप्ट सिखा रहे, यूपीएससी वाला कॉन्सेप्ट सिखा रहा है, बढ़िया सीखिए। तो समय लेकर बता रहा हूँ डिटेल से, एकदम गहराई से बताना, छिलका छोड़ा करके। तो 4 राज्य, इसमें ये जो 4 राज्य है वो किस शेड्यूल में आता है? 6 शेड्यूल में, छठी अनुसूची। अनुसूची का हिंदी होता, अंग्रेजी होता है शेड्यूल। क्या होता है? शेड्यूल या शेड्यूल, ठीक? तो छठी अनुसूची में आता है। कोई दिक्कत? किसमें आता है? याद कर लेना। तो जब भी पूछेगा छठी अनुसूची में क्या आएगा, तो ये बोलोगी एटीएम स्क्वायर। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? कितने मौलिक अधिकार की संख्या है? कितना मौलिक अधिकार है टोटल, है ना? चले कितना मौलिक अधिकार है बताओ? 7 था, अब है 6। ध्यान सुनिए, देखो यहाँ पे लोचा है, समझो। जब संविधान बना था ना, तो कितना मौलिक अधिकार था? 7। अब ना एगो को हटा दिया। किसको हटा दिया? संपत्ति के अधिकार को। वेरी गुड। जो संपत्ति का अधिकार था ना, उसको 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में हटा दिया। उसको मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार कर दिया। क्या कर दिया? समझाया? क्या बोले? देखिए फिर से बोले, बता रहे हैं कि जो पहले संविधान बना था उसमें था कितना? 7 फंडामेंटल राइट्स थे, FR फंडामेंटल राइट्स। लेकिन एक को हटा दिया तो कितना बचा? 6। अब एक को क्या हटा दिया, परीक्षा में 20 बार पूछा है कम से कम, हम बता देते हैं। वो जो राइट टू प्रॉपर्टी था, राइट टू प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति का अधिकार, उसको क्या किया? तो उसको हटा दिया। ये पूछेगा कौन से संविधान संशोधन के तहत, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा? तो बोलोगे 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। कब हुआ था? 1978 में। अब 42वां हुआ था 1976 में, जिसे छोटका संविधान कहते हैं, मिनी लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। कोई दिक्कत है? इसको समझना है तो लिखिए। तो लिखो, अभी क्या सवाल लिखा है? कितना है सवाल? क्या लिखा है? है लिखो 6 लिखो, नोट में लिखो। मूल लिखो, मूल संविधान में लिखो, मूल संविधान में टोटल 7 मौलिक अधिकार थे। मूल संविधान मतलब ओरिजिनल संविधान में, मूल संविधान में टोटल 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन 44वां संविधान संशोधन के द्वारा, 44वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को हटाकर, संपत्ति के अधिकार को
मूल अधिकार से हटाकर उसे कानूनी अधिकार बना दिया है। देखो क्या लिखा सवाल, मूल संविधान में कितने कितने थे, 7 गो, कितना था, लेकिन देखो लेकिन 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, संवैधानिक संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर इसे कानूनी अधिकार बना दिया। क्या बना दिया, कानूनी अधिकार बना दिया। पूरी कहानी समझ में आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत, क्या बोले, हाँ इसे लीगल राइट बना दिया। क्या बना दिया, लीगल, कानूनी अधिकार, लीगल राइट, कानूनी अधिकार। क्वेश्चन पूछेगा, बढ़िया से याद करना। आई होप आपको पूरी कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। टोटल कितने थे शुरू में, 7, कितना था, एक को क्या किया, हटा दिया। किसको हटाया, संपत्ति के अधिकार को। कब हटाया, 44वां संविधान 1978 में, 1900 हटा दिया, ठीक है। अब संपत्ति का अधिकार क्या बन गया है, कानूनी अधिकार। चलिए अब लिखिए अगला सवाल, अंतर्राज्यीय परिषद किस अनुच्छेद में है, अंतर्राज्यीय परिषद किस अनुच्छेद में है, अंतर्राज्यीय परिषद किस अनुच्छेद में है, किस अनुच्छेद में है। देखिए इंटर स्टेट काउंसिल, देखो जो इंटर स्टेट काउंसिल है वो बेसिकली कब बना था, देखो ये क्या है, ध्यान सुनिए। केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय और सहयोग स्थापित करने के लिए अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति एक गठन कर सकता है, इंटर स्टेट काउंसिल। अच्छा क्यों होता है, देखो समझो, हम जानते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के सहयोग से देश चलेगा ना, क्या करेगा, दोनों के कोऑर्डिनेशन से, सहयोग से। अगर कोई भी एक देश सहयोग, कोई भी एक, जैसे चाहे सेंट्रल हो या स्टेट हो, आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, सहयोग नहीं करेंगे, तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, भाई हमारा देश अच्छा से रन नहीं कर पाएगा, प्रशासनिक डिसऑर्डर हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन डिसऑर्डर हो जाएगा, प्रशासन सही से चल नहीं पाएगा। क्या, तो उसके लिए राष्ट्रपति ने, अच्छा 1990 में एक कमीशन बना था, नाम था सहकारिता कमीशन। कौन कमीशन, तो उसने सिफारिश किया था सहकारिता कमीशन। ये केंद्र और राज्य के संबंध के ऊपर बना है। क्वेश्चन पूछेगा कि सहकारिता कमीशन क्या है, तो बोलोगे केंद्र और राज्य के ऊपर, किसके ऊपर, ध्यान दी, केंद्र और राज्य के ऊपर एक कमीशन बना, इसका नाम था सहकारिता कमीशन। तो इसने सुझाव दिया था कि एक कमिटी एक बनना चाहिए, इसे बोलते हैं इंटर स्टेट काउंसिल, इंटर स्टेट अंतर्राज्यीय परिषद। तो फिर बनाया गया किसके तहत, अनुच्छेद 263 के तहत, समझे, हाँ चलो। और इसके अध्यक्ष होते हैं देश के प्रधानमंत्री। कौन होते हैं, जो है ना मोदी साहब, अगर ये है बनता है, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं, पीएम होते हैं। चलो लिखिए, तो किस किस अनुच्छेद के तहत, तो बाबा ये डायरेक्ट सवाल पूछेगा तुमको, डायरेक्ट सवाल पूछेगा, तो इंटर स्टेट काउंसिल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्या बोलोगे, अनुच्छेद किसके तहत जी, 263 के तहत। नोट में लिखो, देखिए केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल के लिए, बेहतर तालमेल के लिए, बेहतर तालमेल और सहयोग के लिए, सहयोग के लिए इंटर स्टेट काउंसिल मतलब अंतर्राज्यीय परिषद बनाया जाता है, अंतर्राज्यीय परिषद बनाया जाता है। क्या लिखा, अंतर्राज्यीय परिषद बनाया जाता है, ठीक है। लिखो, इसके इसके अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं। देखो, इसके अध्यक्ष देश के
प्रधानमंत्री होते हैं? क्या लिखा? कौन होते हैं देश के प्रधानमंत्री? लिख लो, एक बार लिख लीजिए। सरकारिया आयोग की सिफारिश पर पहली बार, सरकारिया आयोग की सिफारिश पर पहली बार 1990 में, सरकारिया आयोग की सिफारिश पर पहली बार 1990 में इसका बना था। ये सरकारिया आयोग की सिफारिश पर 1990 में। क्या लिखा जी? तो सरकारी आयोग के सिफारिश पर ये पहला बार क्या बना था? इंटर स्टेट काउंसिल। याद रहेगा जी? याद करना बढ़िया से। अगले क्वेश्चन की तरफ लिखो। अनुच्छेद 243 का संबंध है, अनुच्छेद 343 का संबंध है, 343 343 का संबंध है किससे है? अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है? देखिए, अनुच्छेद 343 का संबंध लिख लो। संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा, याद करना, संघ की राजभाषा है ना। चलो ध्यान सुनिए, देखिए इधर क्या है अनुच्छेद 343। देखो ये कहता है संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि होगी। देवनागरी लिपि क्या होगी? लिख लीजिए, लिखो तो 343 एक कहता है, लिखो 343 एक कहता है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। हालांकि इसी अनुच्छेद के तहत आधिकारिक कार्यों के लिए अंग्रेजी का भी उपयोग करने की अनुमति दिया गया है। लिखो, लिखो संघ की राजभाषा क्या होगी बाबू? हिंदी और लिपि क्या होगी? देवनागरी। लिपि होगी देवनागरी, लिख लो। लेकिन इंग्लिश को भी काम करने के लिए परमिशन दिया गया है। क्या किया गया? लिख लो, इंग्लिश को भी काम करने के लिए परमिशन दिया गया है। अनुच्छेद किसके तहत? 343 के तहत, ठीक है, 343 के तहत। चलो समझ आया जी? भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? नहीं, राष्ट्रभाषा कुछ नहीं है, राष्ट्रभाषा कुछ नहीं है। हिंदी क्या है? राजभाषा, राष्ट्रभाषा नहीं। वो कई बार लोग गलती करता है। लोग पूछोगे हिंदी हिंदी क्या है, क्या बोलोगे? राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज। क्या बोलेंगे? ना कि नेशनल लैंग्वेज। आया समझ? क्या? लिखिए, नोट में लिख लो, हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी राजभाषा है। एक बार लिख लो, हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी राजभाषा। कई लोग गलती सोचते हैं इसमें, ठीक है। कोई दिक्कत? समझ आ गया? चलो, कोई दिक्कत है ना? तो क्या कहती है 343 क्या कहता है? हिंदी हमारी क्या भाषा है और लिपि क्या होगी? देवनागरी। हालांकि इंग्लिश को भी रोक नहीं सका। हिंदी, इंग्लिश राजभाषा नहीं है। कहा गया कि इंग्लिश में भी काम कर सकते हैं, काम करने में कोई रुकावट नहीं है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट वगैरह जो है इंग्लिश में काम करती है। सुप्रीम कोर्ट का प्रोसीडिंग किस में होता है? जजमेंट जो आता है इंग्लिश में आता है। समझा बात? दिक्कत? चलो आगे लिखो। वर्तमान में लोकसभा की कुल सीटें कितनी हैं? लिखिए, लिखो, छोड़ो खेलने दो उसको। वर्तमान में लोकसभा की कुल सीटें कितनी हैं? 543। देखिए, वर्तमान में लोकसभा की कुल सीटें कितने हैं? 543, 543 लोकसभा की सीटें हैं। कोई अगर आपसे पूछेगा आप बताइएगा कितना सीटें हैं? 543 सीट है। याद रहेगा ना जी? याद कर लो कितना सीट। और जिस पार्टी को आधा सीट आता है इसका 272, तो उसका सरकार बनता है। अभी वर्तमान में मोदियों को नहीं है, बीजेपी को भी पूरा बहुमत नहीं है। वो क्या बैसाखी पे चल रहा है? किस पर? बैसाखी मतलब जैसे एक हुआ आरजेडी, एक आरजेडी कहते सॉरी, एक होता नीतीश कुमार की पार्टी तीर छाप। कौन छाप?
तिरछाप, और एक है एक और है कौन, टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी, आंध्र प्रदेश में है, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी। ये दोनों गठबंधन किया है, तब जाकर अगर ये दोनों हट जाएगा तो संस्कार धराम से गिर जाएगा। हाँ समझी। हाँ, तो याद कर लेना आप सबको कि वर्तमान में बीजेपी को भी नहीं है गठबंधन। 2 बार पिछले साल बहुत बढ़िया बहुमत जीता था, लेकिन तीसरा बार जनता बहुत चालाक है, बैसाखी पिला दिया, समझ गया कि चट्टा आदमी है। हाँ, अगला बार ऐसा कांड सब कर रहा है जो हार ही जाएगा। मूर्ख है, मतलब कितना ये सबको पहले स्टेटमेंट देना चाहिए पहले से, कितना होने के बाद कल माइक उठा के कल वीडियो बना के दिया है। दोस्तों फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि बहुत नीच जो है, बहुत बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट मामला है। यही चीज़ तुम 1 महीना पहले दे देते तो इतना हो हंगामा नौटंकी नहीं चलता। जो काम हम कर सकते हैं वो काम, चलो होता है कई बार सरकार को, चले समझे बात, तो याद कर लीजिएगा आप लोग। बिहार में भी हो गया, दरभंगा में भी हो गया, सब जगह हो गया। पानी में डांस करे छे, आंसू गैस के गोले कहाँ है, टेस्ट करता ना। चलो सब नटंकी छे ये सब। चलो आगे लिखे, बजट शब्द का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? बजट शब्द का उल्लेख संविधान किस अनुच्छेद में है? बजट, वर्ड बजट का देखिए, देखो ध्यान सुनिए, देखिए तो बजट का संबंध किस अनुच्छेद में? कोई अनुच्छेद नहीं है, बजट का कोई शब्द यूज नहीं हुआ है, लेकिन इसको बताते समझो। तो ऐसे लिखो कोई अनुच्छेद नहीं है, ऐसे लिखो कोई बजट शब्द का इस्तेमाल यूज संविधान में नहीं है। तो कौन सा तुमको नहीं मिलेगा संविधान में? बजट। तो लोग बजट का बोल देता है खुद से कुछ आर्टिकल, बजट के लिए दूसरा शब्द प्रयोग किया गया है, तो वो पूछेगा, तो हालांकि ऑप्शन तुमको देगा तो मारना ही पड़ेगा, लेकिन बजट शब्द खुद संविधान में नहीं है, समझे? तो कोई पूछे कि बजट का कौन सा अनुच्छेद में है, तो बोलोगे बजट शब्द को मेंशन ही नहीं है। सर्च करोगे BUDGET, कुछ दिखे हुए नहीं करेगा संविधान में। उसके लिए एक टर्म है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसे बोलते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट के लिए शब्द क्या है? बजट शब्द है ही नहीं, उसके स्थान पर यूज किया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण, अनुच्छेद 112 में। किसमें है? लेकिन अगर ऑप्शन में पूछे बजट शब्द का अनुच्छेद, मार देना 112, हालांकि रहे उनमें से कोई नहीं तो कोई नहीं मार देना, कोई बजट शब्द है ही नहीं। अगर फिर भी मजबूरी में 112 हो तो मजबूरी 112 क्या करना, ठीक। तो इसके लिए बजट शब्द के लिए क्या उपयोग किया गया है? हाँ, तो एक साल में तुम कितना खर्च बर्च करते हो वो होता है बजट। बजट का मतलब होता है चमड़ा का थैला। बजट का हिंदी क्या होता है? तो जब इसीलिए जब वित्त मंत्री आते हैं तो ब्रीफ केस लेकर आएगा, देखोगे ब्रीफ केस ऐसे बैग लेके आएगा, सूटकेस, उसको ऐसे हिलाते हुए दिखाएगा, उसी के अंदर उसको खोलता है अटैची को, फिर उसका कागज पढ़ के कागज को निकालता है, फिर इसको पढ़ता है। वही हुआ बजट। इस साल रेलवे में इतना खर्च करेंगे, डिफेंस में इतना खर्च करेंगे, एजुकेशन में इतना खर्च करेंगे, इतना वंदे भारत ट्रेन चलाएंगे, इतना रोड बनाएंगे, इतना ये योजना में जाएगा, इतना ये होगा, इतना वो होगा, वो होता है बजट, समझे? तो लिखिए, तो लिखो, तो आंसर लिखा, कोई अनुच्छेद नहीं लिखा ना, तो लिख, नोट में लिख लो, बजट शब्द का प्रयोग संविधान में नहीं किया गया, इसके स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग किया गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बजट का उल्लेख नहीं किया गया। अगर ऑप्शन में मिले तो मार देना क्या, 112। बजट के समय किसका प्रयोग किया गया है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब बैंक निकाल देंगे स्टेटमेंट, कथन विवरण, कितना पैसा कौन खर्च होता है, इसे बोलते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण। कोई दिक्कत? चलो आगे लिखो, भारत में हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? कितना हाई कोर्ट है? टोटल 25 हाई कोर्ट है। कौन सा कोर्ट है? हाई कोर्ट 25। कोई पूछेगा तो टोटल 25 हाई कोर्ट बोलोगे।
ठीक है, कोई दिक्कत? कितने हाई कोर्ट है बाबू? राज्य है 28 गो, केंद्र शासित प्रदेश है कितना? 8 गो। हाई कोर्ट्स कितने हैं? ऐसा क्यों? हाँ, जैसे एक बार एग्जाम्पल, जैसे जैसे चंडीगढ़ हाई कोर्ट है, तो पंजाब का भी है, हरियाणा का भी है। किसका है? पंजाब हरियाणा दोनों का हाई कोर्ट कौन है? चंडीगढ़ है। आया समझ में? तो कई बार बहुत सारा ऐसा हाई कोर्ट है जो जिसमें दो एक से बेसी स्टेट घुसा हुआ है। ठीक है, चलिए, ठीक है, कितना हाई कोर्ट है बाबू? 25। पढ़ा दिए, से बता दिए, चलो। अच्छा, 25वां हाई कोर्ट कौन सा है? लेटेस्ट हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट। कौन सा हाई कोर्ट है? लिख लो, लिख लो। लेटेस्ट हाई कोर्ट था, लिखिए, नवीनतम हाई कोर्ट जो है, लिखिए आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट। आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट। लेटेस्ट कौन सा है? हाँ, सबसे छोटा हाई कोर्ट सिक्किम हाई कोर्ट, लिख लीजिए। सबसे छोटा सिक्किम हाई कोर्ट। सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन सा है? इलाहाबाद। जज के हिसाब से, जजेस के हिसाब से सबसे बड़ा हाई कोर्ट है इलाहाबाद हाई कोर्ट, समझे? जज के हिसाब से सबसे छोटा हाई कोर्ट सिक्किम हाई कोर्ट। कोई दिक्कत? क्या बोले? स्मॉलेस्ट हाई कोर्ट सिक्किम। सिक्किम में मात्र 3 ही जज बताए थे ना? हाँ, 3 गो। इलाहाबाद में बहुत हाई जज है ना? सिक्किम में क्या गो जज है? वो तो 3 गो जज है। और इलाहाबाद में कितना जज है? एक बार देख लेना, घटते बढ़ते रहता है। 160। हाँ, शायद एक, हाँ, एक बार देख लेना कितना है, 160, हाँ शायद। चले, कोई दिक्कत? मोबाइल आए हो जी? देखो, देखो तो बोलो, एक बार सर्च कर लो, देख लो। 160 कितना है? 160 की अभी स्वीकृति मिली हुई है। ठीक है, 160 याद रखना। और सबसे छोटा हाई कोर्ट कौन सा है? कितना हाई कोर्ट है, मतलब जजेस 3 है। चले, कोई दिक्कत है? अगला क्वेश्चन लिखो। देखो, जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? लिखो, अनुच्छेद 21 में। जीवन का अधिकार है ना? जीवन का अधिकार अनुच्छेद किस में है? 21 में। इसमें जीवन का अनुच्छेद, देखो इसको बहुत हाई सुप्रीम कोर्ट बहुत बढ़ा दिया है इसको। 21 को बहुत सारा, मतलब इसमें जीवन में तो बताते हैं क्या क्या अधिकार है। कहने को जीवन का अधिकार है, लेकिन इसमें बहुत ही चीज जुड़ा है। जैसे जैसे एग्जाम्पल, इसमें हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का जज आया था, फैसला आया था कि स्वच्छ पानी तुमको पीना है, तो किस अनुच्छेद में होगा? 21 में। ठीक है, प्रदूषण मुक्त हवा, गोपनीयता और आजीविका का भी अधिकार किस में है? एक बार लिख लीजिए, अनुच्छेद 21 में आपको सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला में थोड़ा इसका दायरा को बढ़ा दिया गया है। लिख लीजिए, स्वच्छ पानी, स्वच्छ पानी, स्वच्छ पानी, लिखे, इसमें लिखो, इतना लिख, लिखो, इस पे लिखो, मैं ही करके लिखो, इसमें हटाओ, छोड़ा। स्वच्छ पानी, क्या लिखा? स्वच्छ पानी, इसी नोट बनाओ, लिखो। प्रदूषण मुक्त हवा, छोटा छोटा करके लिखो, छोटा नहीं करके। प्रदूषण मुक्त हवा, प्रदूषण मुक्त हवा, है ना? गोपनीयता, प्राइवेसी, गोपनीयता मतलब प्राइवेसी। और आजीविका का आधार, और किसका आधार है? आजीविका का आधार है, किसमें? हाँ, तो ये सब आर्टिकल 21 में ही आ जाता है ना? इसी पे नोट बनाओ, उसको छोड़ो, इसी पे नोट बनाओ, उसको देखो डायरी, इसी पे नोट बनाओ जो बताते हैं। ठीक है, किस में आएगा जी बाबू? चलो, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देंगे? तो ये देंगे उपराष्ट्रपति को। किसको देंगे? लिख लो, उपराष्ट्रपति को। टिक मारो। अच्छा, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देंगे? आ? नहीं नहीं, नहीं रे,
राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को। इसको लिखो, आप नोट लिख लो, लिखो राष्ट्रपति, वाइस, हाँ, उपराष्ट्रपति, दोनों एक दूसरे को रिजाइन देता है, ठीक है। ठीक है, तो त्याग पत्र किसको देगा बाबू? राष्ट्रपति त्याग पत्र किसको देगा जी? हाँ, हाँ, ठीक है। और उपराष्ट्रपति बोली बात। बोली बात, क्या बोले बताओ? कंफर्म, कन्फ्यूजन क्लियर हुआ? तो राष्ट्रपति किसको त्याग पत्र देगा? उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को। ये बात क्लियर हुआ? अच्छा, क्वेश्चन पूछेगा उपराष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? तो कोई नियुक्ति नहीं करता है, उपराष्ट्रपति की कोई नियुक्ति नहीं करता है, ऐसा में समझे? लोग लगता है कि उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, नहीं, उसका चुनाव होता है। क्या होता है? चुनाव। तो लिखिए, नोट में लिख लो, उपराष्ट्रपति की कोई नियुक्ति नहीं करता है। लिख लो, शॉर्ट में लिख दो, शॉर्ट में लिखो वीपी, वाइस प्रेसिडेंट लिख लो, वीपी, वाइस प्रेसिडेंट की कोई नियुक्ति नहीं करता है, बल्कि इनका चुनाव होता है, समझे? अच्छा, इनको शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। ये भी लिख लो, वहां लिख, यहाँ लिख दो, नहीं हो रहा तो यहाँ लिख दो, लिखो उपराष्ट्रपति को शपथ जो होता है वो राष्ट्रपति दिलाएगा, ठीक है। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? जज, सीजेआई। लिख लो, राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, समझे? क्या बोले, फिर से बोलो, क्या क्वेश्चन बोला मैंने? उपराष्ट्रपति को, हाँ, वाइस प्रेसिडेंट को राष्ट्रपति चुनाव, मतलब उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश। अच्छा, भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। नहीं नहीं, दिमाग घूमने नहीं गया है, ध्यान रखना। सुप्रीम कोर्ट के मेन जज को शपथ दिलाएगा राष्ट्रपति, राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा ये सुप्रीम कोर्ट के मेन जज, मतलब मुख्य न्यायाधीश, ठीक। दोनों दूसरे को शपथ दिलाता है, कोई दिक्कत? याद हुआ ना? लेकिन हाँ, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत? चलो, अगला क्वेश्चन क्या था, पढ़ो तो, क्या है क्वेश्चन? चलो देखो, बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? 9 में, देखते हैं, लिखिए। हाँ, ऑप्शन 9 नहीं है, 9 नहीं होगा रे, 9 कब होगा? चलो अच्छा, क्वेश्चन लिखिए ना, बताते हैं। लिखिए, बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी, लिख लो, ये बड़ा टफ क्वेश्चन था, फैक्चुअल है, लिख लो, 3 जनवरी 2000 को, 3 जनवरी 2000 को। लोग को याद नहीं रहता है क्वेश्चन, फैक्चुअली है ना। कब हुआ था? ये कौन एग्जाम पूछा, देखो तो, पुलिस में पूछा है। तो 3 जनवरी को 2000 को क्या हुआ था? बिहार ह्यूमन राइट कमीशन की क्या हुई थी? गठन, याद कर लेना। वैसे अगर पूछे कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1993 में। लिख लो, लिखो, लिखो, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में बना था। मानव, वही राष्ट्रीय जब हो गया, लिखो सिंपल, लिखो ना, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम